सभी देशवासियों को मनोज स्वराजी का नमस्कार। आज की वीडियो बड़ी क्रिटिकल है। आज की वीडियो बहुत जरूरी है और आज की वीडियो सामयिक विषयों पर चर्चा करने के लिए। आज की वीडियो में हम EPS 95 की बात करेंगे। आज की वीडियो के अंदर हम मणिपुर की बात करेंगे और आज की वीडियो के अंदर हम पहलगांव की बात करेंगे। हम ये सारी चीजें आपस में कैसे लिंक हो रही है इस विषय पे बात करेंगे और हम बात करेंगे कि कैसे देश में एकता, भाईचारा, न्याय हो जाए। इन सब बातों को करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि मैं उन सब चैनलों का शुक्रिया करना चाहता हूं जो इस सब को मेरी बात को आप तक पहुंचा रहे हैं। वो चाहे मिनी संसद हो, चाहे वो जाग 85 हो, चाहे वो दबंग दिल्ली हो, चाहे वो अ वॉइस फॉर यू हो या फिर आपका चहेता UIP न्यूज। ये सारे चैनल अलग अलग माध्यमों से मेरी आवाज को आप तक पहुंचा रहे हैं और मैं इन सब चैनलों का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं और आपसे कहना चाहता हूं कि आप इन चैनलों को सब्सक्राइब कर लें, इन चैनलों पर को लाइक कर लें और इन चैनलों को प्रमोट करें, शेयर करें इनकी वीडियो, जिससे ज्यादा से ज्यादा इनको रीच मिले और मेरी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। देखिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई मनोज, आपने लगातार EPS 95 पर वीडियो बनाई, आपने पूर्व सैनिकों पर वीडियो बनाई, आपने मणिपुर पर वीडियो बनाई, आपने प्रधानमंत्री की नीतियों के विरुद्ध वीडियो बनाई, लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि आप लगातार पहलगांव पर वीडियो बना रहे हैं। तो देखिए, जब बात देश की आती है, जब बात मुल्क की आती है, जब बात अस्तित्व की आती है और जब बात अस्तित्व पर खतरे की आती है, तो सबसे पहले हमें देश बचाना है। अगर ये देश बच जाएगा तो हम सब बच जाएंगे, हमारे सबके मुद्दे बच जाएंगे। इसलिए मैंने सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे जो रखा वो पहलगांव का मुद्दा रखा। और पहलगांव का मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि बहुत ही दर्दनाक वाकया है। पूरा देश गुस्से में है, पूरा देश इस समय पीड़ा में है। लेकिन मैंने आज इसलिए कहा कि भाई मैं थोड़ा विषय सब बातों का रखूंगा, चाहे वो मणिपुर की बात हो, चाहे वो EPS 95 की बात हो, चाहे वो पहलगांव की बात हो, चाहे वो पूर्व सैनिकों की बात हो। तो इन सब बातों को रखूंगा और देश में ये सब मुद्दे एक दूसरे से इंटरलिंक हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं और एक दूसरे को आत्मसात करते हुए मुद्दे हैं। क्योंकि सारे ही मुद्दे देश की अस्मिता से जुड़े हुए हैं, देश की अखंडता से जुड़े हुए हैं, देश के न्याय से जुड़े हुए हैं और देश के स्वाभिमान से जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि आज इन चारों मुद्दों को मिलाकर एक वीडियो बनाई जानी चाहिए और आप तक अपनी बात पहुंचाई जानी चाहिए। आपको अगर लगता है तो जो मैं ये वीडियो अच्छी है तो प्लीज आप इसे शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और इसको घर घर तक पहुंचाकर लोगों को जागरूक करिए और लोगों को हक और अधिकार जानने की बात करिए। कहते हैं सबसे पहले बात अगर कोई करनी चाहिए, चलिए विधिवत शुरू ही कर लेते हैं। अब हम शुरू करते हैं तो मुझे लगता है सबसे पहले तो मुझे जो बात करनी पड़ेगी वो EPS 95 के लोगों से ही करनी पड़ेगी। वही वाजिब सवाल है कि भाई EPS 95 पर वीडियो कम क्यों आ रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कम इसलिए आ रही है कि EPS 95 पर वीडियो के लिए अभी कोई ऐसी खबर आई नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। एक खबर आई थी और वो खबर भी ऐसी थी कि उसका बस्ट करना जरूरी था, जिसमें कि पेंशन बढ़ने की खबर थी। मैंने वो खबर डाली तो बहुत लोगों ने कहा मनोज तुम सच बोलते हो और ये रोज रोज के चैनलों से हम तंग आ चुके हैं। तो मैं उन बुजुर्गों से कहना चाहता हूं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपके समर्थन में खड़ा हूं और आपका मुद्दा मैं छोड़ नहीं रहा हूं। आपका मुद्दा मेरे दिल के करीब और लगातार मैं जिन माध्यमों से भी चाहिए, वीडियो बनाने से तो आपके साथ जुड़ता हूं, लेकिन अन्य माध्यमों से मेरी जितनी पहुंच है, मेरी जितनी जानकारी है, वहां से कोशिश कर रहा हूं कैसे ही ना कैसे ही आपका मुद्दा हाईलाइट में आ जाए। और इसके लिए हमें वही करना पड़ेगा कि एक कानून की बात करनी पड़ेगी जो लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी पेश किया जा सके और उसके बाद प्रस्ताव पारित करके EPS 95 को की जिसमें सुधार चाहिए और ये जो EPS 95 को स्क्रैप आउट करना पड़ेगा। जो पुरानी पॉलिसी है जिसके अंदर जिस तरीके से पेंशन बनती है वो नाकाबिले बर्दाश्त है।
तो ईपीएस 95 की जब बात करेंगे तो पुरानी पेंशन के जो प्रावधान थे वही ईपीएस 95 में लाने की कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि सरकार ने जब ईपीएस 95 लागू किया था तब सरकार ने यही कहा था कि भाई पुरानी पेंशन की तरह से सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली पेंशन की तरह से ही ईपीएस 95 पेंशनर को लाभ मिलेगा। तो मोटी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरा उद्देश्य यही है। अब तो उल्टा चलने लगी है सरकार। पहले तो प्राइवेट कर्मचारियों से ईपीएस 95 का हक छीन लिया, मतलब ईपीएस 95 मिलके उनको क्या पेंशन का ही हक छीन लिया। ईपीएस 95 का हक तो नहीं बोलेंगे, पेंशन का हक इसलिए छीन लिया कि वो पेंशन मिले या ना मिले ना के बराबर है। आज सरकार खुद ही 3000 मिनिमम पेंशन की बात कर रही है। दूसरा, सरकारी कर्मचारियों से भी ओल्ड पेंशन स्कीम छीन ली गई, उसके बेनिफिट छीन लिए गए, उनको भी हाथ में एनपीएस थमा दिया गया, यूपीएस थमा दिया गया, लेकिन वो भी अब पुरानी पेंशन मांग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पुरानी पेंशन की तरह से ही सरकार को भी ईपीएस 95 को कुछ ना कुछ बेनिफिट देना चाहिए। चलिए थोड़ा कम दे दीजिए पुरानी पेंशन से, लेकिन ईपीएस 95 में सुधार की बहुत जरूरत है, कानूनी सुधार की जरूरत है। तो इसके लिए मैं यही कहूंगा कि इसके लिए कानूनी रूप से लड़ाई लड़नी पड़ेगी और आने वाले मानसून सत्र में हम इस पर काम करेंगे। ईपीएस 95 के मुद्दे के बाद दूसरा मुद्दा जो बहुत प्रमुखता से जिस पर मैं बोलता हूं वो मणिपुर। मणिपुर पे हाल फिलहाल मैंने कुछ वीडियो डाली और बहुत वायरल भी हुई। बात करें मणिपुर की तो मणिपुर देश की कहते हैं एक देश का ऐसी मणिपुर एक ऐसी जगह है जहां पर मिनी भारत बसता है, मिनी इंडिया मैं कह सकता हूं मणिपुर को। मैं मिनी इंडिया क्यों कह रहा हूं मणिपुर को? मणिपुर के अंदर देखिए सब तरह की कितनी जनजातियां रहती हैं। एक छोटी सी जगह के अंदर इतनी जनजातियां रहती हैं और इतनी कम्युनिटीज रहती हैं। मैतई के अंदर ही कितनी विविधता है। कुछ मैतई को मानने वाले हैं, कुछ मैतई में हिंदुओं को मानने वाले हैं, जो पुराना मैतई का रिलीजन था कुछ उसको मानने वाले हैं। कुछ मैतई पांगल हैं जो कि मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और कुछ क्रिश्चियंस भी हैं, ऐसा जहां तक मेरी समझ में आता है। तो मैतई के अंदर ही इतनी विविधता है और सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। अगर भारत का एग्जाम्पल देना होगा कहीं कि भारत में कैसे मिलकर रहते हैं, तो मुझे लगता है भारत का अगर छोटा मिनी भारत कहा जाए तो वो मणिपुर को कहा जा सकता है। हमारे भारत को काटने की कोशिश हो रही है, कश्मीर काटने की कोशिश हुई, पंजाब काटने की कोशिश हुई, हमारे यहाँ से और भी साउथ के कुछ राज्यों में ऐसा आंदोलन चला जैसे भारत को काटने की कोशिश हुई। इसी तरह से मणिपुर को भी काटने की कोशिशें हो रही हैं, मणिपुर को भी डिवाइड करने की कोशिश हो रही है। मैं ये कहता हूं डिवाइड क्यों करना है? कोई कम्युनिटी अगर ये कहे कि वो किसी के साथ नहीं रह सकते तो कम से कम वो भारत का हिस्सा नहीं हो सकती, क्योंकि भारत में तो इस्लाम के 72 फिरके मिलते हैं, किसी दुनिया में कहीं नहीं मिलते। भारत में इस्लाम भी अलग अलग तरह का इस्लाम भी मिल जाता है। भारत में से तो अहमदिया मुसलमानों को भी रहने की जगह मिलती है, जिन्होंने जो इस्लाम के कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उनको उनकी स्थिति के खिलाफ वो अगर चलते हैं या कुछ कहते हैं तो अहमदिया मुसलमान भी भारत में रहते हैं। कादियानी, अहमदिया, 72 फिरके, बरेलवी, ठीक है। यहाँ पर कितनी विविधता है। उसके बाद भी यहाँ की जो कल्चर है ना, इस देश को धर्म से नहीं चलता। ये देश ये संस्कृति से चलता है, ये कल्चर से चलता है ये देश। और यहाँ की कल्चर कहती है कि सबके साथ मिलकर रहना चाहिए। यहाँ पे कभी धर्म को प्रधानता नहीं दी गई है। इस देश के अंदर धार्मिक रूप से कभी धर्म को मैं दूसरे सेंस में कह रहा हूं, या धर्म को मैं मजहब के सेंस में कह रहा हूं, या संप्रदाय के सेंस में कह रहा हूं। धर्म का मतलब तो होता है सहज कर्म, वो हम परिभाषा पे नहीं जाएंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ कभी भी रिलीजन के बेस पर ये देश बना नहीं था। ये कभी भी संप्रदाय के बेस पे ये देश बना नहीं था। कभी भी ये देश क्या बोलते हैं उसको कि मजहब के नाम पर नहीं बना है। ये देश एक देवता का देश नहीं है, ये देश एक पैगंबर का देश नहीं है, ये देश एक ईश्वर का भी देश नहीं है। इस देश में अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरह की पूजा पद्धति है, अलग अलग तरह की देवी देवता हैं, अलग अलग तरह के विचार हैं, लेकिन एक ही विचार है कि हम सब इन विचारों के साथ भी आराम से रह सकते हैं। यही हिंदुस्तान है, यही भारत है, यही इंडिया है और यही हमारे देश की संस्कृति है। आप नास्तिक हो तब भी रह सकते हो, आप आस्तिक हो तब भी रह सकते हो, आप इग्नोस्टिक हो तब भी रह सकते हो, आप हिंदू हो तब भी रह सकते हो, आप मुसलमान हो तब भी रह सकते हो, आप सिख हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो और आप यहूदी हो, किसी भी तरह के हो, आप पारसी हो, आप जो भी हो, आप देश में आराम से रह सकते हो, क्योंकि इस देश की रचना
ऐसी की गई है, सदियों से ऐसा ही था। संविधान के बाद तो इसको एक कागजी जामा मिला कि भाई ये देश हमेशा से इसी भाव में रहता था, सेकुलर भाव में रहता था, लेकिन अब संविधान से उसको एक रूप मिल गया। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इस देश में कभी भी धर्म के आधार पर क्रूसेड नहीं हुआ, धर्म के आधार पर दूसरों को मारा काटा नहीं गया, धर्म के आधार पर लड़ाइयां नहीं लड़ी गई। और जो यहाँ के धर्म थे, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे वो और आदिवासी धर्म हो, वो सब धर्म आपस में मिलजुल कर रहना सिखाते हैं। आप मैतई का एग्जाम्पल ले लीजिए, मैतई और नागास की रिश्तेदारी थी, वो भी यहाँ के बासिंदे हैं। कुछ लोगों को पता होगा कि मैतई के राजा की शादी नागास में हुई। तो कहने का मतलब है कि कम्युनिटीज भी आपस में शादियां करते थे, और ऐसा भी कहा जाता है, इसमें कितनी सच्चाई है आप लोग कमेंट में बताएंगे, कि मैतई समाज से एक उत्तर कहते हैं उत्तर पूर्व से एक महिला, उनकी शादी भगवान कृष्ण की पटरानी थी। अब मैं ये नहीं जानता कि वो मणिपुर से थी या फिर वो अरुणाचल प्रदेश से थी, लेकिन मुझे इतना है कि पूर्वोत्तर से एक रानी भगवान कृष्ण की भी थी। तो ये रिश्ता है यहाँ का रिश्ता। हर कम्युनिटी एक दूसरे से जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं। तो आज अगर आप सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं या अलग अलग तरीके से बात करते हैं, तो ये बात हजम नहीं होती। इस देश में हर कम्युनिटी को मिलकर चलना पड़ेगा। और लोग कहते हैं, मैंने कुछ लोगों से बात की, तो उनकी जो सोच है उस सोच को बदलना पड़ेगा। कुछ कहते हैं मेरी जाति फर्स्ट, यहाँ जाति फर्स्ट नहीं हो सकती। कुछ कहते हैं मेरी कम्युनिटी फर्स्ट, यहाँ कम्युनिटी फर्स्ट नहीं हो सकती। कुछ लोग कहते हैं मेरा धर्म फर्स्ट, मेरा मजहब फर्स्ट, मतलब वो पहले है, वो नहीं हो सकता। यहाँ पे जो भी पहले होगा, इंडिया फर्स्ट, भारत फर्स्ट, यहाँ की संस्कृति पहले है। भारत की संस्कृति ही सबसे ऊपर है, जो कहती है वसुधैव कुटुंबकम। और जो धर्म इस संस्कृति का सम्मान करे, जो रिलीजन इस संस्कृति का सम्मान करे, जो जाति इस संस्कृति का सम्मान करे, जो कम्युनिटी इस संस्कृति का सम्मान करे, उसी को इस देश के अंदर लीडर माना जाना चाहिए। जो सबको मिलाकर चल सके वही लीडर है। जो सिर्फ अपनी कम्युनिटी की बात करे, जो एक ही व्यक्ति की बात करे, कहते हैं जो अपने अपने सेल्फ की बात करे, वो इस देश का कभी लीडर हो नहीं सकता। वो एक छोटे संप्रदाय का लीडर हो सकता है, वो धार्मिक लीडर हो सकता है, वो जाति का लीडर हो सकता है, वो कम्युनिटी का लीडर हो सकता है, लेकिन वो पूरे देश का लीडर हो नहीं सकता। इसीलिए कहते हैं कि जब कोई देश की गद्दी पर बैठता है तो वो यही कहता है, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी से मैं बराबर ये कहता रहता हूं कि भाई जब सबका साथ सबका विकास करते हो तो EPS 95 का के साथ क्यों डिस्क्रिमिनेशन करते हो? फिर मणिपुर की आवाज क्यों नहीं सुनते हो? क्यों नहीं मणिपुर के अंदर बैठकर आराम से सबको मिलाकर रखते हो? पहलगांव पर इसलिए मैं बात कर रहा हूं, देखिए मोटी बात, मैंने मणिपुर पर काफी बोल दिया, मुझे लगता है मैंने EPS 95 पर बोल दिया, लेकिन मुझे लगता है पहलगांव पर भी बात करनी चाहिए। कल परसों पाकिस्तान पर हमला हुआ, दरमियानी रात को 6 और 7 तारीख की दरमियानी रात को पाकिस्तान पर हमला हुआ। देखिए, हम लोग तो पाकिस्तान से भी नफरत नहीं करते हैं। हमने ये कहा, हमारी जो सेना ने ये कहा कि हमने उनकी जनता के ऊपर स्ट्राइक नहीं किया, हमने उनकी सेना के ऊपर स्ट्राइक नहीं किया, हमने सिर्फ उन तत्वों पर स्ट्राइक किया जो आतंकवादी थे, जो भारत के खिलाफ जहर बोते थे, जो भारत के खिलाफ काम करते थे और भारत के खिलाफ नफरत फैलाते थे। वो ये कोशिश कर रहे थे, उनका जो एजेंडा था, जिसकी वजह से पाकिस्तान बना, जिसकी जड़ में ही जहर है। पाकिस्तान बना तो 2 नेशन थ्योरी किस लिए बनी? वो इसीलिए बनी कि हिंदू और मुसलमान मिलकर साथ नहीं रह सकते। तो हमने देखा कि मुसलमान ही मिलकर साथ नहीं रह पाया। अरे पाकिस्तान बना तो क्यों बांग्लादेश अलग हुआ? क्योंकि उन्होंने धर्म को ऊपर रखा। जो पाकिस्तान थे उन्होंने धर्म को ऊपर रखा, इसलिए धर्म को ऊपर रखने की वजह से बांग्लादेश टूट गया, बलूचिस्तान टूट गया, टूटने वाला है, और खैबर पख्तूनख्वा भी टूटने वाला है। क्योंकि ये धर्म की बात नहीं है, धर्म आपका व्यक्तिगत विषय है। हमारे देश ने अपनी संस्कृति को आगे रखा, अपनी कल्चर को आगे रखा, और धर्म निरपेक्षता का मतलब ये है, धर्म को आप करिए, अच्छी तरह से जिए, आप जैसे जीना चाहते हैं जिए, लेकिन जो राजनीतिक व्यवस्था है वो अपने कानून से चलेगी, संविधान से चलेगी। ये व्यवस्था हमने मानी, इसलिए ये देश अभी भी मजबूत है। ये देश इसलिए मजबूत है कि हम छोटी से छोटी कम्युनिटी के अधिकार की बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि कोई अगर धार्मिक रूप से कमजोर है, छोटा है, तो हम उसके भी अधिकारों को लिए सजग रहते हैं। हम सिर्फ ये नहीं सोचते कि बहुत सारे
हिंदू हो या बहुत सारे हमारी कम्युनिटी हो, तो हम दूसरी कम्युनिटी का सफाया कर दें, जैसा कि पाकिस्तान में हुआ, जैसा कि बांग्लादेश में हुआ। हमने कभी तलवार पर किसी दूसरे का रिलीजन कन्वर्ट नहीं किया, हमने सबको सम्मान दिया। और भारत इसलिए है कि बहुसंख्यक में यहाँ हिंदू हैं, या ऐसे लोग हैं, आदिवासी कह लो, हिंदू कह लो, या जो इसकी संस्कृति जो सबको मिलाकर चलने वाले लोग हैं। भारत इसीलिए भारत है कि यहाँ पर ऐसे जैसे चाहे आप बहुत सारे धर्म ऐसे हैं, या बहुत सारी यहाँ की सोच ऐसी है, या यहाँ की फिलॉसफी ऐसी है कि सबको जीने का हक है, और सबका ईश्वर एक ही जगह ले जाता है, और सबका ईश्वर समान है। ऐसा नहीं है कि मेरा ईश्वर अच्छा है और तेरा ईश्वर खराब है, माई वे इज द राइट वे और योर वे इज द रॉन्ग वे। हम इस बात को कभी कहते ही नहीं। हम ये कहते हैं, गीता में कहते हैं कृष्ण कि जो जिस रूप में मुझे, किसी भी रूप में मुझे पूछता है, अंत में मुझे ही प्राप्त होता है। यानी कोई मूर्ति पूजा करे, कोई मूर्ति पूजा ना करे, कोई अपने तरीके से पूजा करे, कोई प्रकृति की पूजा करे, कोई पूजा ना करे, और कोई कैसे भी जिए, लेकिन अंत में अगर वो सच्चे अच्छे काम करता है, सच्चे काम करता है, तो अंत में उसे मुक्ति मिलती है, उसे मोक्ष मिलता है। ये हमारी संस्कृति ये नहीं कहती कि हमारे रिलीजन का बनेगा तभी तुझे जन्नत मिलेगी, हमारी तरह सोच रखेगा तभी तुझे जन्नत मिलेगी। हमारी संस्कृति भारत की कहती है कि आप जैसे चाहे जियो, जैसे चाहे रहो, लेकिन आप अच्छे काम करो, नेक रहो, इंसानियत का फॉलो करो, और धर्म को अपना व्यक्तिगत विषय रखो। अपने धर्म को दूसरे पे थोपो मत, अपने धर्म को दूसरे से बड़ा मत कहो, अपनी जाति को दूसरे से बड़ी मत कहो, अपनी कम्युनिटी को दूसरे से बड़ी कम्युनिटी मत कहो, क्योंकि सब समदृष्टि से देखें और सबको विकास का अवसर मिले, सबको कहते हैं अपना आगे डेवलपमेंट का अवसर मिले। ये बात कहना चाहता हूं, मैं बार बार कहना चाहता हूं। देखिए, मणिपुर को भी बचाना है, बुजुर्गों को भी बचाना है, और देश को भी बचाना है, लेकिन अभी हमारी आपकी सबकी पहली जरूरत है कि देश में एक हो जाएं। हमारे सारे मुद्दे हम थोड़ा पीछे रख लें, ये मुद्दे हैं हमारे, हम सुलझा लेंगे। मणिपुर का मुद्दा है तो मैं मैतई और कुकी समाज से कहना चाहूंगा, अभी मिलकर खड़े हो और देश के लिए लड़ें, फिर हम आपस में सुलझा लेंगे अपना मैटर, क्योंकि अभी देश पर संकट है। पाकिस्तान शत्रु हमें देख रहा है, चाइना हमारी तरफ देख रहा है, हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, हमारी एकता और अखंडता पर खतरा बनकर ये लोग खड़े हुए हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि अभी आप कुछ दिन तक इस विषय पे थोड़ा सा अपने को डाउन करें, और कोशिश करें कि अपने जो जिस तरीके से हमारे दुश्मन देश हैं उनके खिलाफ, या जो हमसे दुश्मनी रखते हैं, हम तो किसी को दुश्मन नहीं मानते, हम तो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन जिन्होंने दुश्मनी के भाव में हमसे आए कि भारत को तोड़ देंगे, भारत का नुकसान कर देंगे, उनको सबक सिखाना है तो सबको मिलकर मुट्ठी बनकर उनका जबड़ा तोड़ देना है। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्ध हो, आप कोई भी हो, आप एक मुट्ठी की तरह दिखिए, और ये मुट्ठी भारत की मुट्ठी हो। जिस तरीके से भारत की सेना ने दिखाया कि एक तरफ कर्नल थी, सोफिया कुरैशी थी, और एक तरफ व्योमिका सिंह थी, एक तरफ हिंदू था, एक तरफ मुसलमान था, और दोनों ने मिलकर, भारतीय सेना ने, भारत की नारी ने पाकिस्तान को जवाब दिया कि जाओ, तुमने बोला था मोदी को जाके बोल दो, और मोदी को हमने बोल दिया, और मोदी ने उन महिलाओं से पाकिस्तान को जवाब दिया। पाकिस्तान को करारा जवाब मिलना चाहिए, पाकिस्तान को उनकी औकात दिखानी चाहिए, और पाकिस्तान को मैं तो कहता हूं किसी भी ये केन प्रकीर्णन करो कि पाकिस्तान का समूल नाश कर दो, क्योंकि पाकिस्तान एक अप्राकृतिक देश है, वो प्राकृतिक देश नहीं है। प्राकृतिक देश अगर आप कहोगे तो वो खैबर पख्तूनवा है, प्राकृतिक देश जो कहोगे हजारों साल से जो देश है तो वो बलूचिस्तान है, प्राकृतिक देश कहोगे तो वो सिंध है, प्राकृतिक देश कहोगे तो वो आपका गिलगिट बाल्टिस्तान है, प्राकृतिक देश कहोगे तो वो एक पंजाब था। लेकिन पाकिस्तान तो एक जबरदस्ती बनाया हुआ, धर्म के आधार पर थोपा हुआ देश है, जिसका समूल विनाश हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जब तक रहेगा पूरी दुनिया में आतंक फैलाता रहेगा, ये पूरी दुनिया में टेरर को एक्सपोर्ट करता है। यहाँ की मदरसे, यहाँ की स्कूल पूरी दुनिया में आतंकवाद को फैलाने के गढ़ बन चुके हैं, और पाकिस्तान का एक एक बच्चा इस तरीके से रेडिकलाइज हो चुका है, उसको इस तरीके से मौलाना ने भर दिया है कि वो जन्नत के सपने देखता है, वो 72 हूरों के सपने देखता है, और उसी में लगा रहता है वो। तो इनको अगर सुधारना है तो पहले पाकिस्तान का अस्तित्व मिटाना होगा, और उसके बाद इनको अलग अलग हिस्सों में तोड़कर फिर से जो भारतवर्ष में अलग अलग आइडेंटिटी के साथ लोग रहते थे वो रहेंगे। बलूचिस्तान बनकर खुश रहेगा, सिंध बनकर खुश रहेगा, पंजाब बनकर खुश रहेगा, और ये सब अंत में अपने आप को भारतीय ही कहेंगे, क्योंकि ये हिंद महासागर से ही
भारतीय कहा जाता है। ये भारत भूमि है, यहाँ से लेके अफगानिस्तान तक सब भारत था। और अफगानिस्तान में भी नजारा हिंदू कुश पर्वत है। आपको पता लगता है कि भारत कहां से कहां तक है। मलेशिया, इंडोनेशिया तक भारत था, म्यांमार में भी भारत था, बांग्लादेश में भी भारत था। अब ये जो अपने को छोटा छोटा बना रहे हैं, इनको वही बनाना चाहिए और अखंड भारत की परिकल्पना होनी चाहिए, जिसमें बहुत सारे देशों कोई बात नहीं, लेकिन संस्कृति एक ही होनी चाहिए। भारत की संस्कृति का मूल वाक्य है मिलजुल कर रहो, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सभी मजहब का सम्मान, और जो मजहब ना माने उसका भी सम्मान। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मनोज सुराजी, देखते रहिए अलग अलग जो आपके 5 चैनल है। धन्यवाद।